अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है हमें कुछ एमसीक्यूज करने। आई ए 16 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हमने करने हैं, ठीक है? राइट, चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 106 ये आपकी कैप्लन की एग्जाम किट में भी अवेलेबल है। आप उसमें देखना चाहें तो उसमें देख लें, वरना स्क्रीन पर भी रीडेबल होगा। चलो, कह रहे हैं एसेट रजिस्टर शोज। बेटा आप सबने पढ़ा हुआ है कि एसेट रजिस्टर क्या चीज होती है। एक तो होता है आपके लेजर्स, जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा होता है। एसेट रजिस्टर एडमिन डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा होता है, और उसमें हर इंडिविजुअल एसेट्स का और टोटल एसेट्स का भी, इंडिविजुअल और टोटल सबका रिकॉर्ड होता है, सही है, जिससे फिजिकल एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होती है। उसमें ये भी लिखा होता है कि एसेट आपका कहाँ लोकेटेड है। इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसके अंदर 500 एसीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना एसी नंबर 1 किस रूम में इंस्टॉल है, एसी नंबर 2 कहाँ है, उसकी मेंटेनेंस कितने दिनों बाद होती है, उसकी सारी डिटेल्स उसमें होती है एसेट रजिस्टर, सही है। इसी तरह उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी होती हैं। तो ये एक तरीके से रिकंसाइल भी करता है। कैसे रिकंसाइल करता है कि एसेट रजिस्टर में अगर हमारे पास शो हो रहा है ना कि 1 लाख रुपए का एसेट है, तो वही लेजर में भी नजर आना चाहिए, दोनों में सेम नजर आना चाहिए, सही है, ओके, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एसेट रजिस्टर में कुछ और अमाउंट नजर आ रहा है, जबकि लेजर, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट लेजर मेंटेन कर रहा है मशीन कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसका बैलेंस कुछ और नजर आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी वजह बतानी है। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा आंसर है जो उसकी वजह है, उस डिफरेंस की वजह है, सही है, ओके। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। The asset register shows a carrying amount of non-current asset of 85,600। देखें, एसेट रजिस्टर शो कर रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इधर मैं लिख रहा हूँ एसेट रजिस्टर। एसेट रजिस्टर में जो एनबीवी या कैरिंग वैल्यू एक ही बात है। एसेट रजिस्टर में जो एनबीवी आ रही है वो कितनी है? 85,600, ओके। जबकि हमारे लेजर में कॉस्ट कितनी है? लेजर में कॉस्ट है 185,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 55,000। तो कॉस्ट इज 185, accumulated depreciation is 55, ठीक है। तो यहां से जरा एनबीवी निकाल लेते हैं, यहां से भी एनबीवी निकाल लो, चलो 185 माइनस 55 करो, 130, सही है जी। तो बेटा इधर देखें, आराम से आपको नजर आ रहा होगा कि लेजर बोल रहा है कि आंसर कितना है, एनबीवी 130 है, जबकि एसेट रजिस्टर बोल रहा है 85,600। यानी शॉर्टकट में एसेट रजिस्टर में कम एसेट्स नजर आ रहे हैं, जबकि लेजर में ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? आइए एक एक करके करते हैं सॉल्व। नंबर 1, पहला, द ओमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग मे एक्सप्लेन, इसका रीजन बताना है। द ओमिशन ऑफ एन एडिशन ऑफ लैंड कॉस्टिंग 30,000 फ्रॉम द लेजर अकाउंट। सुनो भाई, आपने, तवज्जो, आपने एक असल में जमीन खरीदी थी, लेकिन वो आपने लेजर से ओमिट कर दी। तो आपने जमीन खरीदी थी तो लेजर को बढ़ाना चाहिए था। जमीन खरीदी थी, जमीन पीपी में आती है, जमीन इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो जमीन से लेजर बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया। तो अब बढ़ा दें, चलो अब बढ़ाते हैं। देखो भाई, यहाँ लेजर को मैंने 30,000 से बढ़ाया, सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, फिर कह रहा है एंड द ओमिशन ऑफ द डिस्पोजल, एक डिस्पोजल हुआ था ऑफ एन एसेट फ्रॉम द रजिस्टर, कॉस्ट ये थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये थी। यानी एक एसेट बिका था, डिस्पोज ऑफ हुआ था, और बिकने वाले दिन उसकी कॉस्ट थी 25,600 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 11,200। तो जरा आप उसकी एनबीवी निकाल लेंगे, बिकने वाले दिन जरा इसकी एनबीवी निकालो, कितनी होगी? 25,600 माइनस 11,200, तो ये बनती है 14,400। यानी जो एसेट बिका उसकी एनबीवी थी बिकने वाले दिन 14,400। तो उसूलन जब एसिड बिकता है तो डिलीट होता है, एसिड जब बिकता है तो डिलीट होता है। ये रजिस्टर से डिलीट करना भूल गए, चलो अब कर देते हैं, रजिस्टर में से डिलीट कर रहा हूं मैं।
देखो मैंने रजिस्टर से डिलीट किया रहा, तो डिस्पोजल मैंने यहाँ से 14,400 लेस किया। अब देखते हैं, देखो इस एरर को सही करने के बाद बैलेंस हुआ नहीं हुआ, बैलेंस हुआ नहीं हुआ, देखते हैं इधर, ये 130 और 30 ये बना 160 और 85,600 माइनस 14,400 71,200, बेटा नहीं हुआ बैलेंस। बेटा आप देख सकते हैं, आंखें खोल के देख लें, ये बैलेंस नहीं हुआ है, ये बैलेंस नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर ए से ये बैलेंस नहीं हुआ है, आराम से देख लें। तो पॉइंट नंबर ए इज नॉट द आंसर, ठीक है। याद रखना, जिस एरर की वजह से बैलेंस हो जाएगा वो इसका आंसर होगा ना, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए से ये बैलेंस नहीं हुआ है, आराम से देख लो। अब मैं पॉइंट नंबर बी आपको समझा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को ओरिजिनल हाल में दोबारा ला रहा हूँ। चलो ये ओरिजिनल हाल है। अब बी, द ओमिशन ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट अपवर्ड बाय 16,600 एंड द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 20,000 फ्रॉम द लेजर। ये दोनों चीजें यहां से यहां तक लेजर, ये देखो ये दोनों चीजें लेजर से ओमिट हुई। एक 16,600 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई जिससे एसेट बढ़ता है, तो चलो मैं लेजर को बढ़ाता हूँ। देखो लेजर को मैंने बढ़ाया कितने से, 16,600 से, और एक 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ओमिट हुआ। डेप्रिसिएशन से एसेट कम होता है, तो ये एसेट को कम करना भूल गए, ये 20,000 से लेजर में एसेट को कम करना भूल गए, तो हम कम कर देते हैं, चले सही है। तो एक 16,600 ऐड कर दिए और 20,000 लेस कर दिए। अब देखते हैं क्या आंसर आता है लेजर में। वन 26,600, इन गलतियों को सही करने का दिया रहा है 126,600। अब बी पे ही हूँ, अभी बी पे ही हूँ, ये देखो, देखें यहाँ। अब कह रहे हैं एंड द ओमिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 41,000 फ्रॉम रजिस्टर। भाई एक डिस्पोजल हुआ था 41,000 का, कैरिंग अमाउंट मींस एनबीवी। एक एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ था और उसकी बिकने वाले दिन एनबीवी 41 थी। एक एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ था और उसकी बिकने वाले दिन एनबीवी 41 थी। तो जो एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो उसको माइनस करते हैं ना, उसको डिलीट करते हैं, डिलीट। तो रजिस्टर से डिलीट करना भूल गए, रजिस्टर से डिलीट करना भूल गए। चलो अब कर देता हूँ, रजिस्टर से डिलीट करना भूल गए, अब कर देता हूँ। कितना है, 41,000 यहाँ से डिलीट करते हैं। चलो बेटा 85,600 माइनस 41,000 44,600। प्यारे बच्चों इस बार भी बैलेंस नहीं हुआ, देखो इस बार भी बैलेंस नहीं हुआ, आराम से देख लो, इस बार भी बैलेंस नहीं हुआ, डिफरेंस है, सही है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर, बी भी आपका आंसर नहीं है, बी भी आपका आंसर नहीं है। अब सी, फिर देख लो अच्छी तरह, मैं रुक रहा हूँ, सी देखें। मैं क्वेश्चन को अगेन ओरिजिनल फॉर्म में ला रहा हूँ। चलो सी, द ओमिशन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट फ्रॉम द लेजर। डिस्पोजल को ओमिट करा लेजर से, तो भाई ये एनबीवी है ना, ये देखो एनबीवी है, तो डिस्पोजल में हमेशा एग्जिट करते हैं, लेस करते हैं ना, तो ये लेस करना भूल गए। डिस्पोजल को ओमिट करने का मतलब डिलीशन वाली अकाउंटिंग भूल गए, अब डिलीट करो। तो बताओ ये रही उसकी कॉस्ट, जो एसेट बिका उसकी कॉस्ट ये रही, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये रही। 25,600 और 11,200 का फर्क ले लो, 25,600 माइनस 11,200, तो बिकने वाले दिन एनबीवी थी 14,400, और ये डिस्पोजल को रिकॉर्ड करना भूला, यानी डिस्पोजल की अकाउंटिंग करना भूला। तो हम अब कर लेते हैं, चलो हमने यहाँ से लिखा डिस्पोजल, और डिस्पोजल की एनबीवी है 14,400, सही है। ओके नाउ अब और भी कुछ गलती है, एंड द ओमिशन ऑफ एन एडिशन, एडिशन का मतलब खरीदना, ऑफ लैंड कॉस्टिंग 30,000 फ्रॉम रजिस्टर। बेटा हमने एक जमीन खरीदी थी 30,000 की, और वो हम एक जमीन खरीदी थी हमने 30,000 की, और वो हम ऐड करना भूल गए थे एसेट रजिस्टर में। तो अब ऐड कर लेते हैं, अब एसेट रजिस्टर में ऐड कर लेते हैं एडिशन, ये लो। $85,600 प्लस 30 कितना होता है, एक 15,600 ये आया। चलो यहाँ से ये भी निकाल लेते हैं, 130 माइनस 14, ये भी आया एक 15,600। बेटा इस बार देखो बैलेंस हो गया, दिस दैट मीन्स सी इज योर आंसर। देखो ये बैलेंस हो गया, देखो दोनों सेम आ गए,
इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर सी है। लीजिए जनाब, आपका सी आंसर आ गया, सी आपका आंसर है, खत्म। 106 का आंसर है सी। ठीक है, तो जिस एरर ने इन दोनों को बैलेंस कर दिया वही इसका आंसर है। जिस एरर ने बेटा इन दोनों को बैलेंस कर दिया वही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, आराम आराम से चलें बिल्कुल। 107 में क्या है, कह रहे हैं ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। लॉरी बॉट एन एसेट ऑन 1st January X4 and he has depreciated at 30% using reducing balance method on 1st January X7। ये देखो ठीक 3 साल बाद बेटा एसेट लिया था, खरीदा था, यहाँ 1st January X4 को खरीदा था और 1st January X7 को रिवैल्यू हो रहा है। तो January X4 में और January X7 में पूरे 3 साल का फर्क है, 3 साल देख लो अच्छी तरह। तो पहले इसको देखो, एसेट खरीदोगे, उसकी कॉस्ट लिखोगे, 3 साल तक उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट करोगे, 3 सालों तक उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर डेप्रिशिएट करोगे, फिर उसकी एनबीवी आ जाएगी। उस एनबीवी को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके आपको रिवैल्यूड पता लग जाएगा कि अपवर्ड हुआ है डाउनवर्ड, सही है। तो आपको बेसिकली एंट्री बनानी है, सब हो जाएगा। आइए करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो क्या लिखा है बेटा, मैंने 3 साल डेप्रिशिएट करना है। देखो मैंने लिखा कॉस्ट 2,35,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड, पहले साल का नाम क्या होगा, दिसंबर X4 एट दी रेट 30%, एट दी रेट 30%, 235 इंटू 0.3, 70,500, ठीक है। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब देखें बेटा एनबीवी कितनी बची, 164,500 बची, सही है, ओके। फिर अब देखें अगला साल, आपने लिखा, देखते रहे, डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड दिसंबर X5 30%। अच्छा बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है परसेंटेज ऑन एनबीवी, परसेंटेज ऑन, तो 164,500 इंटू 0.3 यानी 30%, 49350, ओके। 115,150। अब 3 साल करना है। अब डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड दिसंबर X6 एट दी रेट 30%, 34545, ठीक है। अब ये आ गई एनबीवी यानी कैरिंग वैल्यू एट रिवैल्यूएशन डेट, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है उस दिन, ठीक है बेटा। एनबीवी कितनी आ गई, ये आ गई 80,605 आ गई, सही है। यानी देखो जिस दिन एसेट रिवैल्यू हो रहा है उस दिन की एनबीवी आ गई। देख लें एक मिनट, अब इस एनबीवी को कंपेयर करते हैं किससे, मार्केट वैल्यू से। तो अब देखें, लॉरी रिवैल्यूड द एसेट टू, रिवैल्यूड बाय नहीं लिखा, रिवैल्यूड टू लिखा है, तो ये मार्केट वैल्यू गिवन है। देखो $3 लाख मार्केट वैल्यू है, $300,000 इज द मार्केट वैल्यू, $300,000 इज द मार्केट वैल्यू। चलो आराम से रिवैल्यू करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ लिखा रिवैल्यू टू भी लिख दो या मार्केट वैल्यू लिख दो, 3 लाख। तो एसेट जहां खड़ा था वहां से कितना ऊपर गया बताओ, एसेट खड़ा था 80,605 और यहां से 3 लाख पे आ गया। देखें कितने से ऊपर गया, 219,395। इसको बोलते हैं रिवैल्यूड बाय, खत्म, ठीक है भाई। अब यहाँ आपको एक डबल एंट्री उसने बोला बनानी है, देखो डबल एंट्री बनानी है। रिवैल्यूएशन हुई है इसकी, इस रिवैल्यूएशन की डबल एंट्री बनानी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसकी क्लासेस भी ली हैं और आपको पता है, जब कभी भी सुकून से सुने, डेप्रिशिएटिंग एसेट रिवैल्यू होता है तो उसको रिवैल्यू करने के 3 कदम होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। जब भी कभी डेप्रिशिएटिंग एसेट रिवैल्यू होता है तो उसके 3 कदम होते हैं। स्टेप नंबर वन सुने,
आप चेक करते हो अपवर्ड हुआ है डाउनवर्ड, तो अपवर्ड हुआ है ना बेटा। तो अगर फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो इक्विटी में जाता है, इक्विटी का मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो इक्विटी में जाता है, नहीं रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। तो कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा, 219395, इतने से बड़ा है, देखो यहाँ मैंने लिखा रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 219395, ऐसा ही है पक्का। अब स्टेप नंबर 2 याद करो, जब कभी भी हम किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करते हैं, जब कभी भी हम किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रीसेट टू निल कर देते हैं। आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रीसेट टू निल कर देते हैं, बेटा याद है। तो बेटा इसकी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, देखो अब आंखें खोल लो, आंखें खोलो, जिंदा हो। एक ये थी, 1 2 और 3, ये देख लो 3, ये 3 बार डेप्रिशिएट किया था। तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, अपने जहां भी बैठे हो वहां कैलकुलेटर में ऐड करो। 70,000 70,500 एक तरफ लिखना, 70,500 एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे 49350 और एक तरफ लिखना 34545। इन तीनों को अगर आप मिला लोगे तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इन तीनों को अगर आप मिला लोगे तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी विच इज 154395। जहां बैठे हो वहां उसको कर लो एडजस्ट, जहां बैठे हो वहां आप देख लो। ये 3 सालों की डेप्रिसिएशन को मिला लोगे तो आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रीसेट टू निल करना है, खत्म करना है। अच्छा बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट होता है, तो खत्म होगा तो डेबिट होगा ना। तो ये देखो, ये हो जाएगा कितना, 154395, 154395 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ओके, अब बेटा पहला स्टेप क्या होता है, चेक करते हैं अपवर्ड है या डाउनवर्ड। अपवर्ड है तो इक्विटी में बुक कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक कर दिया। नंबर 2, जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको रीसेट टू निल कर दिया। और नंबर 3, अब देखो इन दोनों में जो भी बैलेंसिंग फिगर है, जहां भी, यूं बोल रहा हूं, देखो जिस साइड पर भी जितने की भी कमी है, जिस साइड पर भी जितने की भी कमी है उसको एसेट के अकाउंट में ले जाओ, एसेट के अकाउंट में ले जाओ। तो एसेट का नाम है नॉन करंट एसेट। तो अब देखो डेबिट साइड पे कमी है तो यहाँ लिख दो नॉन करंट एसेट। एक मिनट, दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं। $65,000 सही है। तो बेटा दिस इज द डबल एंट्री, दिस इज द डबल एंट्री ऑफ दिस रिवैल्यूएशन थिंग। ओके, इस रिवैल्यूएशन की डबल एंट्री ये रही, इस रिवैल्यूएशन की डबल एंट्री ये रही। ठीक है, आंसर क्या होगा, मैं आंसर आपको बता देता हूं। आंसर होगा इसका ए। ठीक है, 15। अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिवैल्यूएशन सरप्लस भी बोलते हैं, याद रखना। हमारे कोर्स में ज्यादा नाम रिवैल्यूएशन सरप्लस का आता है, ये याद रखना। रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिवैल्यूएशन सरप्लस भी यूज कर सकते हो आप। देख लो, मैं फिर एक आध मिनट खामोश हूँ, चुप हूँ मैं, आप देख लें ताकि आप एनालाइज करें इसे। अच्छा, अ नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज, अ नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज, बेटा ये थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई गई थी, ये उसी थ्योरी से रिलेटेड है, सुनो। एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर नॉन करंट एसेट लेजर अकाउंट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते बेटा। रजिस्टर बहुत तफसीली चीज होती है, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है, मेंटेनेंस की डेट, ये डेट, इसकी लाइफ क्या है, किस मेथड से डेप्रिशिएट हो रहा है, कब खरीदा था, सप्लायर का नाम, इसकी वारंटी का नंबर क्या है, कभी वारंटी क्लेम हुआ नहीं, वो बहुत सारी चीजें। तो लेजर, और इसको ये नहीं कह सकते कि ऑल्टरनेट नेम ऑफ लेजर अकाउंट है, नहीं, ये तो गलत बात है, मुनासिब नहीं है। अच्छा याद रखना, जब बेटा थ्योरी का एमसीक्यू होता है ना तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाते हैं। ओके, नाउ अ लिस्ट ऑफ फिजिकल नॉन करंट एसेट रादर, ना ना नहीं बेटा, इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। अभी ऊपर सवाल तो किया आपने, इसमें मॉनेटरी नंबर्स भी होते हैं, तो ये बात भी गलत है, बी भी गलत है। A schedule of planned maintenance of non-current asset for use
बाय द प्लांट इंजीनियर। नहीं, कह रहा है सिर्फ प्लांट इंजीनियर के काम आएगा ताकि मेंटेनेंस वगैरह, नहीं सिर्फ ये काम नहीं है बेटा, ये तो एडमिन डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब 3 गलत हो गए तो ऑब्वियस सी बात है डी। अ स्केड्यूल ऑफ द कॉस्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच, हर एक इंडिविजुअल नॉन करंट एसेट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो 108 द आंसर इज डी। 108 आंसर इज डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 बेटा, ये जो सवाल है ना, ये हमेशा मैं अपने लेक्चर में क्लास में कराता हूँ। ऐसे 2 सवाल आप लोगों को हमेशा कराए जाते हैं, रूटीन है ये, सही है। तो ये मैंने उस टाइम क्लास में रेफरेंस भी दी थी, किट में भी आता है, तो यहाँ भी आया। और ये प्रोरेटा बेसिस है, यानी मंथली बेसिस पे। देखो मंथली बेसिस, प्रोरेटा बेसिस मीन्स मंथली बेसिस, प्रोरेटा बेसिस मीन्स मंथली बेसिस। ओके, अच्छा देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में द अकाउंटिंग पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा अकाउंटिंग पीरियड क्या है? द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। देखो बेटा, आपका अकाउंटिंग पीरियड सबसे पहले ड्रॉ कर लो, ये रहा, देखें, दिस इज योर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब बेटा कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस भी है 1 जुलाई को कुछ, ये कैश का मतलब कैश एडिशन है, इसका मतलब होता है कैश एडिशन। ये आपने पैसे देके नए एसेट खरीदे हैं, ये डिस्पोजल हुआ है, और ये डेट याद रखना 30 सितंबर को हुआ है, और ये कैरेट फॉरवर्ड है। कंपनी पॉलिसीज टू चार्ज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब परसेंटेज ऑन कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन का मतलब सबको पता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर ईयर ऑन प्रोरेटा बेसिस, ऑन प्रोरेटा बेसिस, ऑन प्रोरेटा बेसिस 20% पर ईयर ऑन प्रोरेटा, ऑन प्रोरेटा बेसिस, ऑन प्रोरेटा बेसिस, सही है। प्रोरेटा बेसिस मीन मंथली बेसिस, सही है जी। अब मैं एक बात बोलूं, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, आप लोगों ने अभी अभी रिसेंटली सबने पढ़ा हुआ है, अगर यहाँ ईयरली बेसिस लिखा होता, प्यारे बच्चों, अगर यहाँ ईयरली बेसिस लिखा हुआ होता तो हम डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस को उठा के डेप्रिशिएट कर देते। अगर यहाँ ईयरली बेसिस लिखा होता तो डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस जो है ना 9,24,000 वही डेप्रिशिएट कर देते, उस पर 20% लगा देते। लेकिन बेसिस कौन सा है बेटा? मंथली बेसिस है, तो अब यहाँ मंथ्स काउंट करने होंगे, ठीक है। अब तरीका कार क्या है, देखें, थोड़ी देर के लिए इस एडिशन को भूल जाएं, जो एडिशन लिखा है ना इसको भूल जाएं, छोड़ दें, लीव इट, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ चेक करो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 960। यहाँ देखें, इधर मैं लिख रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 9,60,000, ठीक है। यानी ईयर के स्टार्टिंग में टोटल मशीन की कॉस्ट थी 960। अच्छा, इस 9 एडिशन को भूल जाओ, एडिशन कुछ है ही नहीं। इस 960 में से कुछ मशीन इस साल डिस्पोज ऑफ हुई है, देखें, इस 9,60,000 में से कुछ इस साल डिस्पोज ऑफ हुई हैं, तो जो डिस्पोज ऑफ हुई है उनको अलग कर दो, उनको अलग कर दो। 9,60,000 की टोटल मशीन थी ईयर के स्टार्टिंग में, इस 9,60,000 में से 84,000 की बिक गई, तो जो बिक गई उनको हटा दो। तो अगर उनको आप हटा दोगे तो रिमेनिंग वो मशीन रह जाएंगी जो पूरा साल यूज हुई। 9,60,000 में से वो मशीनें हटा दोगे जो इस साल बिक गई हैं, तो रिमेनिंग वो मशीनें रह जाएंगी जो पूरा 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 साल यूज हुई हैं। तो देखें, देखिए, एक मिनट मैं 2 एरो बनाता हूँ, इधर देखो, ये 84,000 मैंने अलग कर लिया, ये तो डिस्पोज हुआ है, सही है। तो बाकी जो मशीनरीज होंगी ना, 960 में से 84 निकालो, 960 में से 84 निकालो, 876, ये वो अमाउंट है मशीन का जो पूरा साल यूज हुआ है, फुल ईयर। तो 876,000 पूरा साल यूज हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिसी मंथली बेसिस है, तो जो चीज पूरा साल यूज हुई होगी उसको फुल डेप्रिशिएट करेंगे। तो लो भाई, इसको 20% अप्लाई करो, ये तो फुल हो जाएगी, ये तो 20% की फुल डेप्रिशिएट हो जाएगी। 876 इंटू 0.2, 175,200, 175,200 एक डेप्रिसिएशन आ गई। 876,000 की मशीनरी तो पूरा साल यूज हुई है, ठीक है। अब भाई, जो डिस्पोज ऑफ होने वाली मशीनरीज है, तवज्जो, जो मशीन इस साल डिस्पोज ऑफ हुई है, तो मंथली बेसिस की पॉलिसी है। तो मंथली बेसिस में क्या होता है, ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में आप जितने महीने यूज करते हो उतने ही महीने डेप्रिशिएट करते हो। तो अब बताओ, डिस्पोजल वाली मशीन कब डिस्पोज ऑफ हुई है? 30 सितंबर। इधर देखो, डिस्पोजल वाली मशीन कब डिस्पोज ऑफ हुई है? यहाँ हुई है 30 सितंबर, देख लो डेट X6। इसका मतलब इस साल कुछ महीने यूज हुई होगी ना, तो 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर देख लो, 9 महीने, तो इस साल 9 महीने यूज हुई होगी ना, इस साल ये 9 मंथ्स यूज हुई होगी ना।
डिस्पोज ऑफ होने वाली मशीन ईयर ऑफ डिस्पोजल में, यानी जिस साल बिकी है उस साल 9 महीने यूज हुई होगी ना, तो जब 9 महीने यूज हुई होगी तो 9 महीने डेप्रिशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 84,000 इंटू 20% इंटू 9/12, 84,000 इंटू 20% इंटू 9/12, 12,600। लो भाई ये दो डेप्रिसिएशन आ गई। तो वो मशीन भी मैंने निपटा दी जो पूरा साल यूज हुई, उनको भी निपटा दिया। जो पूरा साल यूज हुई उनको भी निपटा दिया, जो बिकी उसको भी निपटा दिया, दो डेप्रिसिएशन तो निकाल दिए। अब आखिरी चीज रह गई है, सोचें, और वो रह गई एडिशन अलग से। तो एडिशन की तारीख पढ़ो, आखिरी चीज रह गई है एडिशन। एडिशन की तारीख है 1 जुलाई। इधर देखो, तो एडिशन हमने कब किया? ईयर के मिड में। ये देखो, ये रहा 1 जुलाई को एडिशन किया है। तो 1 जुलाई का मतलब यहाँ खरीदी है तो ईयर एंड तक 6 महीने यूज हुई है। भाई जो एडिशन हुई है मैंने कहा था ना उसको अलग रखना, जो एडिशन हुई है मैंने उसको कहा था अलग रखना। तो एडिशन 1 जुलाई को हुई है, तो बेटा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक डियर स्टूडेंट 6 महीने यूज हुई है, तो बस 6 महीने से डेप्रिशिएट करेंगे। आ जाओ, एडिशन 48,000 की हुई है, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटू 20% इंटू 6/12, लो भाई 4800 ये आ गई। भाई ये तीनों एक्सपेंसेस आपने निकाल लिए हैं, जो पूरा साल यूज हुई उनका भी निकाल लिया, जो इस साल डिस्पोज ऑफ हुई उसका भी निकाल लिया, और जो खरीदी उसका भी निकाल लिया। तीनों एक्सपेंसेस को ऐड कर लो तो आपका फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तीनों डब्बों को ऐड कर लो, एक ये डब्बा, एक ये डब्बा और एक ये डब्बा, तो आपका इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, एक है आपके पास 175,200, दूसरा है 12,600, और तीसरा है बेटा आपके पास 4,800, 192,600। इन तीनों को ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 192,600। ठीक है, देख लो बेटा, ये आपने पहले भी किए हैं सवाल। चले, अच्छा बेटा ये वो सवाल है, आपको पता है IS-16 इनिशियल रिकग्निशन आप लोगों को पढ़ाया था। बिल्कुल, IS-16 के पहले लेक्चर में इनिशियल रिकग्निशन पे पढ़ाया था कि IS-16 का जब एसेट हम खरीदते हैं तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट जितने में खरीदा प्लस ऑल एक्सपेंडिचर दैट आर नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट इन यूजफुल इन वर्किंग कंडीशन, हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो वो भी कैपिटलाइज होता है। हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, प्यारे बच्चों, वो भी कैपिटलाइज होता है, याद है? ठीक है, लेकिन एक बार एसेट वर्किंग कंडीशन में आ गया उसके बाद जो खर्चे होते हैं रूटीन, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। इसी तरह बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक और पहचान बता दी, जो रूटीन होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। सही है, याद है? ओके, अब सुनो, कॉस्ट ऑफ प्लांट बिल्कुल ऑन 1 जनवरी X7 जेड कंपनी परचेज अ प्लांट, एक प्लांट खरीदा। सही है, कितने का? 48,000। हाँ भाई, ये कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या में आएगा? इतने का। डिलीवरी टू फैक्ट्री बेटा बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि जब तक डिलीवरी कॉस्ट, याद करो मैंने कहा था
ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नाम रखा था। अगर फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हो तो इसका नाम होता है शिपिंग कॉस्ट या फ्रेट चार्जेस। तो ये इसके बगैर एसेट आपके ऑफिस तक पहुंच ही नहीं सकता, तो ये कैपिटलाइज होगा। अच्छा बेटा, ये क्या लिखा है, 1 ईयर वारंटी कवरिंग ब्रेकडाउन, नहीं, इट्स लाइक इंश्योरेंस। ये एक इंश्योरेंस है कि आपने इंश्योरेंस करा लिए कि अगर कभी एसेट खराब हो गया तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी। तो ये अगर ये इंश्योरेंस नहीं भी कराते तो भी आप एसेट ऑन कर सकते हो, सही है। और इंश्योरेंस कराना एक रूटीन एक्सपेंडिचर है। ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं है। एक होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, एसेट को लाते हुए रास्ते का इंश्योरेंस, वो कैपिटलाइज होता है। लेकिन ये तो रूटीन इंश्योरेंस है जो लगने के बाद आपने पूरे साल के लिए कराया है। तो बेटा दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। अब modifications to the factory building costing 2200 were necessary to enable the plant to be installed। हाँ, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है बेटा। आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट जब तक नहीं लगाओगे प्लांट ऑन ही नहीं होगा, एसी ऑन ही नहीं होगा। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बगैर भी एसिड का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बगैर भी एसिड का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बगैर भी एसिड का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन है। ओके, सही। ठीक है जी, तो अब इन सबको ऐड कर लो, देखो क्या क्या ऐड होगा। 48,400 में 400, 48,000 में 400 मिलाएं, 48,400 हो जाएगा। और अल्लाह खुश रखे, इसमें आप 2200 रुपये और ऐड कर लो, तो 48,400 प्लस 2200, दिस विल गिव यू 50,600, 50,600, 50,600, 50,600। ओके, तो बेटा ये आपका कैपिटलाइज अमाउंट आ जाएगा, ये आपका कैपिटलाइज्ड अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक नजर। नेक्स्ट, इजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। अ नॉन करंट एसेट वाज परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 फॉर 2400 का लिया एंड डेप्रिशिएटेड बाय 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4। तवज्जो, यानी ईयर 4 में हमने यूज नहीं किया, ईयर 4 में यूज नहीं किया, ईयर 4 के पहले ही दिन समझ लो। तो बस 3 साल डेप्रिशिएट होगा। जब खरीदा पहले साल यूज करा, दूसरे साल, तीसरे साल, लेकिन चौथे साल के पहले ही दिन समझ लो बेच दिया, तो चौथे साल यूज ही नहीं किया। और आपको पता है जब कोई पॉलिसी नहीं होती तो बेटा मंथली बेसिस की पॉलिसी अज्यूम की जाती है। जब कोई पॉलिसी ना लिखी हो तो मंथली बेसिस की पॉलिसी अज्यूम की जाती है। ओके, तो बस सिंपल क्या करना है, खरीदो और 3 साल तक इसको डेप्रिशिएट करो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, और फिर इसकी बेचा कितने का, 1200 का, तो गेन और लॉस निकालना है। आइए निकल आएगा, ये इतना बड़ा काम नहीं है ये। 2400, यहाँ देखें, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, 2400 का 20% होता है 480, ये लेस करोगे 1920 आ जाएगा। फिर आपको ईयर 2 की डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो एट द रेट 20%, 1920 का 384, ये आ जाएगा 1536। फिर आप ईयर 3 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे एट द रेट 20%, 307.2। बेटा अब बताएं एनबीवी एट डिस्पोजल डेट। बेटा डिस्पोजल वाले दिन की एनबीवी आ गई, ठीक है, 1228.8, 1228.8, 1228.8। और बेटा बिका कितने में, 1200 में। देखो बेटा बिकने वाले दिन एनबीवी 1228.8 है, और बताओ सोल्ड फॉर कितना है, 1200। आपने यहाँ लिखा
बेटा 1228.8 इसकी एनबीवी है और बिका है सस्ते में, यानी एनबीवी ज्यादा है बिका कम में है, तो 28.8 इज योर लॉस ऑन डिस्पोजल. 28.8 is your loss on disposal. Okay, 28.8 is your loss on disposal. So answer is B. Answer is B. Answer is B. Now next, a business non-current asset had a carrying amount of 125,000, which had an asset which had cost 12,000 was sold for 9,000 at a profit of 2,000. What is the revised carrying amount of non-current asset? सही है, ठीक है. अब देखें, आप यूं समझें कि आपके पास ये एक एनबीवी गिवन है. मैं एनबीवी का अकाउंट बना के समझाता हूँ. कैरिंग अमाउंट का मतलब एनबीवी होता है. पहले एक बात जहन में डालो, पक्की डालो. कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है एनबीवी. तो याद है तुम लोगों को क्लास में एनबीवी का अकाउंट बनाना सिखाया गया है. तो ओपनिंग एनबीवी कितनी है? 125,000. सही है. अच्छा मेरी बात सुनो, ना कोई एडिशन हुआ है, अभी कोई एडिशन नहीं हुआ, ना इस साल का कोई डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, बस एक डिस्पोजल का इवेंट हुआ. ये रहा, देखो ये डिस्पोजल. तो डिस्पोजल के इवेंट की वजह से हमेशा डिलीशन ही होती है. अल्लाह के बंदो, डिस्पोजल के इवेंट की वजह से हमेशा गेम डिलीशन होती है. डिलीशन यानी डिलीट करते हैं आप. सही है. तो अब जब ये एनबीवी का अकाउंट है तो यहां से बाहर भी क्या निकलेगी? डिस्पोजल की एनबीवी. जब एनबीवी का अकाउंट है तो डिस्पोजल की एनबीवी यहां से बाहर जाएगी. हाँ भाई ऐसा ही है. बस अब आप यहाँ ये देखो, इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक से आप डिस्पोज ऑफ होने वाले एसेट की एनबीवी निकाल लें आराम से. जल्दी नहीं करें, आराम से डिस्पोज ऑफ होने वाले एसेट की एनबीवी निकाल लें. हमें पता है कि वो एसेट बिका है 9 में और गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. इधर देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर वर्किंग कर रहा हूँ. देखो ये रही कैश प्रोसीड कितनी है? 9,000 और गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 2,000 का. कोई बता सकता है कि एक एसेट हमने बेचा 9 का और बेचने पर 2,000 का गेन हुआ, तो इसका मतलब एनबीवी कम होगी ना. बिकने वाले दिन एनबीवी होगी 7. सोचो ना यार, बिकने वाले दिन एनबीवी कितनी होगी? 7,000. बिकने वाले दिन एनबीवी 7,000 होगी. 9 का बिका तभी तो 2 का गेन हुआ. एनबीवी 7 होगी, बिका 9 का तभी तो 2 का गेन हुआ. हाँ, तो जो एसेट बिका है बेटा उसकी एनबीवी 7,000 है ना. लो ऊपर के एनबीवी के अकाउंट में से 7,000 रुपए निकाल दो, खत्म हो गया. तो 1,25,000 की ओपनिंग एनबीवी थी और जो एसेट गया उसकी एनबीवी थी 7,000. तो क्लोजिंग एनबीवी आ जाएगी, देखो निकाल लो कितनी. 125 माइनस 7 इज 118,000. सही है, ये आंसर है. अच्छा अगर किसी को अकाउंट वर्क की फॉर्म में ना भी करना हो तो वैसे कर ले, ऐसे ही लिख के स्टेटमेंट की फॉर्म में कर ले. ओपनिंग एनबीवी 125 लेस डिस्पोजल्स एनबीवी, तो आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग एनबीवी. देख लो. हाँ मैं एक आध मिनट रुक रहा हूँ. अच्छा जी, अब जरा सुनो, अब याद, अल्लाह करे याद आए लेक्चर. देखो सब लेक्चर दिया है आप लोगों को. वंस अगेन इनिशियल रिकग्निशन का सवाल आया कि जब हम नॉन करंट एसेट को बाय करते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट
प्लस हर वो खर्चा के जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, वो कैपिटलाइज होता है। सही है। तो अब देखो इसमें एक दो नई चीजें भी जरा आएंगी, सुनो। W company bought a new printing machine from abroad. The cost of the machine was 80,000. ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 80, ये तो आएगी। सही है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन है, तो बेटा इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है। अच्छा साहब, अब यहाँ रुकें, ये बड़ा तफसील से पढ़ाया गया है। ये लिखा है एंड द एम्प्लॉयज रिसीव स्पेसिफिक ट्रेनिंग। याद है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट मैंने पढ़ाया था, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी लगी है? 2000 की, ये कैपिटलाइज नहीं होगी। उसकी वजह, स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे उसका जो फायदा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। याद है बताया था। तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, यानी कॉस्ट के पैकेट में ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोलेबिलिटी की डेफिनेशन को फीड नहीं कर रही। एसेट्स, बेटा एसेट क्या चीज होती है? रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एसेट की डेफिनेशन है रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, तो कंट्रोल में होना जरूरी है। एसेट के लिए रिसोर्स का कंट्रोल में होना जरूरी है, रिसोर्स का कंट्रोल में होना जरूरी है। हाँ, तो बेटा अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना, एम्प्लॉइज से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। ये पढ़ा चुका हूँ, दो बार पढ़ा है। एक बार IAS 38 में ही बताया था और एक बार 16 में तो लाजमी बताया है। ठीक है, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। अब before using the machine to print customers order, a test was undertaken which use up paper and ink costing 1000. अब एक बात सुनो, ये एक छोटी सी चीज है। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। बेटा कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं कि जिनकी मशीन पे लिखा हुआ होता है कि आप इसको नॉर्मल काम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जाया करना होगा, यानी कुछ आपने इंक डाल के जाया करनी होगी, कुछ मटेरियल जाया करना होगा, तब जाके ये अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस पे आएगा। तो अगर आपको अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस पे लाना है, यानी वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो ये नुकसान आपने करना होगा। अगर आपको इसको अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाना है तो ये नुकसान आपने करना होगा। तो बेटा ये वो कॉस्ट है टेस्टिंग की कि इसके बगैर एसिड वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, तो ये भी कैपिटलाइज होता है और इसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। मैं फिर बोलता हूँ बेटा, ओरिजिनल क्राइटेरिया क्या था? हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसिड का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, वो सब कैपिटलाइज होता है। तो बेटा ये एक ऐसा टेस्ट होता है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कि मशीन पे ही लिखा होता है कि पहले इतने 1000 यूनिट जाया करो, उसको लॉस करो, तब जाके वो ओरिजिनल हाल में आएगा। ठीक है, राइट, ओके। तो ये वो कॉस्ट है कि जिसके बगैर एसिड का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन है, तो ये भी कैपिटलाइज होता है और इसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। इसको कहते हैं कितना बना? ठीक है बेटा, ये आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट आ गई, ये कॉस्ट ऑफ एसेट आ गया आपका 86,000। सही है, तो 86,000 इज योर आंसर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ इस पूरे पार्ट में क्या कैपिटलाइज नहीं करा? आपने स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, ओके। नाउ क्या कह रहे हैं? अ नॉन करंट एसेट वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 2200, बेचा इतने का, ड्यूरिंग द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। इट हैड बीन परचेज एग्जैक्टली 3 years अर्लियर, 3 साल पहले लिया था, फॉर 5000। बेटा ये इसकी कॉस्ट है, इतने में लिया था। इसकी एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू ये थी। अच्छा अब जरा होश में रहना, है बड़ा डॉज आने का, अब डॉज आने वाला है। एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आके और कान खोल लो बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू का कोई काम नहीं होता, इररेलेवेंट है। ये 500 रुपए की रेजिडुअल वैल्यू इररेलेवेंट है। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में काम होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो हम डेप्रिशिएट कर करके पहुंचते ही रेजिडुअल वैल्यू तक है। सही है, तो रेजिडुअल वैल्यू यूज नहीं होती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। रेसिडुअल वैल्यू यूज नहीं होती क्योंकि हमें इक्वली डिवाइड थोड़ी करना है, इसमें एक रेट गिवन है तो बस कॉस्ट पे अप्लाई होगा इनिशियली।
ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू का कोई यूज नहीं है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, भूलना नहीं। तो बस आपने 3 साल यूज करके बेच दिया, तो बस कॉस्ट लिखो, 3 साल तक उसे डेप्रिशिएट करो रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो एनबीवी आ जाएगी, और उसको कैश प्रोसीड से कंपेयर कर लो तो आपका गेन और लॉस आ जाएगा। सही है, तो मुश्किल नहीं, चलो कर लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट है 5000 और ये है ईयर 1 1000, ईयर 2 निकालू, 4000 का 20% कितना होता है 800, रिड्यूसिंग है हाँ भाई। थर्टी 200 2560, ठीक है बेटा। बिकने वाले दिन एनबीवी ये रही, और बिका कितने में 2200 में, तो सीधी सी बात है लॉस हो गया कितना 2560 माइनस 2200, 360 का लॉस हुआ, ये रहा आंसर। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बहुत ही आसान सवाल है बेटा। कंपनी एट द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है 10,400, एसेट की कॉस्ट है 10,400, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 0.12। चलो मैं मिलियंस में ही कर लेता हूँ, तो कॉस्ट 10.4 है, कॉस्ट 10.4 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी आज तक की डेप्रिसिएशन है 0.12, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 0.12। जरा देखें बेटा एनबीवी क्या होगी रिवैल्यूएशन वाले दिन, 10.4 माइनस 0.12 इज 10.28, 10.4 माइनस 10.28 एनबीवी आ गई। अब बताओ मार्केट वैल्यू, अब ये रिवैल्यू होके कितने पे आ रहा है 15 मिलियन, रिवैल्यू टू यानी इसकी मार्केट वैल्यू है 15, तो सीधी सी बात है ये कितने से ऊपर गया 4.72 से, यहां मैंने लिख दिया रिवैल्यूड बाय 4.72, इतने से ऊपर गया। तो भाई सीधी सी बात है, आंखें खोल के देख लो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है डाउनवर्ड अपवर्ड हुई है, नजर आ रही है 10.28 से 15 पे गया है, तो जितने अमाउंट से अपवर्ड रिवैल्यू होता है उतने से रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होता है, जितने अमाउंट से ये अपवर्ड रिवैल्यू होता है उतने का रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होता है। तो हाँ भाई ये देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस इफ रिवैल्यूएशन इज अकाउंटेड फॉर, तो ये आंसर आ रहा है 4.72 मिलियन। अगर मिलियन में आंसर देना है तो 4.72 मिलियन है, यहाँ लिख देते हैं हाँ मिलियन, ठीक है दैट्स इट, ये रहा।
नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है? बेटा आप लोग को एक क्लास में जब IAS 16 की फर्स्ट क्लास हुई थी तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क बताया था। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो नॉन करंट एसेट खरीदने को कहते हैं, फर्स्ट टाइम कोई नॉन करंट एसेट खरीदा हो वो, या फिर इम्प्रूवमेंट आ रही हो, अब ये जरा बात को सुनना है, इस पे बड़ी काम की बातें हैं। अब सबसे पहले कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ बिल्डिंग। मैंने ये क्लास में शायद एग्जांपल भी दी है कि हम लोग हर 6 महीने बाद अपने इंस्टीट्यूट को रीपेंट करते हैं, पेंट कराते हैं, सही है। तो अब देखो इधर, ओरिजिनली पेंट सही था, बच्चों के यूज कर करके वो पेंट खराब हुआ। देखो मेरी वीडियो में, देखो मेरी वीडियो में प्लीज, ओरिजिनली पेंट सही था, बच्चों के यूज होने की वजह से वो खराब हुआ, तो हम रीपेंट करके बस उसको ओरिजिनल ओरिजिनल हालत में ला रहे होते हैं, हम कोई इसे इंप्रूव नहीं कर रहे होते। तो बेटा ये आंसर नहीं होगा, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पेंट कराना, सही है। अच्छा, इसी तरह बी पार्ट, द रिप्लेसमेंट, एक मिनट, ये नहीं कह रहा कि पहली बार खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखो विंडो लगी हुई थी, यूज हो के खराब हुई, विंडो लगी हुई थी, यूज हो के खराब हुई, हमने उसको रिप्लेस करके बस उसके ओरिजिनल हाल में ले आए। रिप्लेस का मतलब वही उसी क्वालिटी का वापस ले आए। तो यहाँ भी कोई इंप्रूवमेंट की बात नहीं लिखी, तो ये भी बेटा कैपिटलाइज नहीं होगा, ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा, सही है। हाँ, अनटिल अनलेस ये यूं बोले कि पुरानी विंडो बहुत लो क्वालिटी की लगी हुई थी और नई बड़ी हाई क्वालिटी की हमने लगाई है, तो फिर अलग बात है। यानी चाइना के कंप्रेसर से हम जापानीज कंप्रेसर पे आ गए। द परचेज ऑफ अ कार बाय अ डीलर फॉर रीसेल, नहीं बेटा, अगर आप गाड़ी रीसेल की नियत से ले रहे हो तो वो तो इन्वेंटरी है। गाड़ी रीसेल की नियत से ले रहे हो, रीसेल की नियत से जो भी एसेट लेते हो वो इन्वेंटरी होती है, और इन्वेंटरी खरीदते वक्त आप परचेज डेबिट करते हो विच इज एक्सपेंस, तो ये भी नहीं है। जब ये तीन नहीं है तो ये इसका आंसर है। देखो ये इसका आंसर है, मैं बताता हूँ क्या है। लीगल फीस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ अ बिल्डिंग। बेटा आपको क्राइटेरिया याद है, हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, यानी एसेट का हम तक पहुंचना नामुमकिन हो, यानी एसेट का खरीदा जाना नामुमकिन हो, वो सब कैपिटलाइज होता है ना। हाँ, तो लीगल फीस जब तक आप नहीं दोगे, आप एसेट खरीद ही नहीं सकते। कई कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी हमें लीगल फीस देनी होती है, या कई बार कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, सुनना, जो एयरपोर्ट से आ रहे होते हैं तो रास्ते में आपको लीगल फीस दे के छुड़वाना होता है, ठीक है, वरना नहीं, वरना आपके घर तक ही नहीं पहुंच सकता। तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। अब 118 प्लीज, अब जरा पॉलिसी का इसमें कमाल होगा। देखें, आपको आराम से देखना है कि पॉलिसी ईयरली है या मंथली है, ईयरली है या मंथली है, सही है। एफ कंपनी परचेज अ कार फॉर 12,000, ये कॉस्ट है बेटा, ठीक है। कब खरीदा है? 1 अप्रैल X1। शॉर्टकट में अगर बात करूं तो 2001 में, X1 में खरीदा, 2001 में खरीदा, सही है। which has been depreciated at 20% each year, straight line का मतलब on cost, percentage on cost होगा, ठीक है। assuming no residual value, F company's policy is to charge a full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of sale, that means yearly basis। तो जिस साल आपने खरीदा है उस साल, जब भी खरीदा हो, जिस साल आपने खरीदा है उस साल, जिस महीने भी खरीदा हो उस साल फुल डेप्रिशिएट करेंगे, और ईयर ऑफ डिस्पोजल में नहीं करेंगे। तो 2001 में आपने खरीदा, ये देखो 2001 में खरीदा है ना, तो 2001 में बेटा फुल डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन बिकने वाले साल में नहीं होगी। द कार वॉज ट्रेडेड इन, सीधी बात है, ट्रेडेड इन का मतलब एक्सचेंज। तो आप लोग सबको मैंने इस तरह पढ़ा है, एक्सचेंज का मतलब पुराने एसेट का बेचा जाना और नए एसेट का खरीदे जाना। हम यहाँ पुराने एसेट की बात कर रहे हैं, तो पुराना एसेट बिका है, पुराना एसेट बिका है X4 में, पुराना एसेट बिका है X4 में, याद रखना। कितने का बिका है? 5,000 का, सही है जी। तो अब देखो यूं सोचो, एक मिनट, ये देखें, मैं साल आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ये 1 2 3 4, ये है 1 जनवरी X1, सब देखो यहाँ, टू दिसंबर X1, ठीक है। एक मिनट, आजान हो रही है, मैं खामोश।
अजान हो रही है, मैं खामोश। चलें बेटा, ये आपके पास 4 अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहे हैं। अब आपने यहाँ 1 अप्रैल X1 को खरीदा था, सही है। तो ये वाला साल आपका ईयर ऑफ परचेज है, यहाँ फुल डेप्रिशिएट करना। देखो ये वाला साल ईयर ऑफ परचेज है, पहला X1 यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ, लेकिन यहाँ बेटा X4 में आपने बेचा है, अगस्त X4 में बेचा है, यहाँ आपने सोल्ड बेच दिया। तो जिस साल बेच रहे हो उस साल बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं करना, जिस साल बेच रहे हो उस साल बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं करना। तो देखो अब आप राइट टिक गिन लो, 3 बार राइट टिक लगाएं तो 3 साल फुल डेप्रिशिएट करना और चौथे साल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और मेथड स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग नहीं है। आओ बेटा समझाता हूँ। ये देखें, कॉस्ट है 12,000, यहाँ मैंने लिखा दिसंबर X1, दिसंबर X2 अगला साल और दिसंबर X3 तीसरा साल। हर साल 20% ऑन कॉस्ट है। 20% ऑन कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट है। तो देख लो भाई 12,000 का 20% 2400 पहले साल, और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम होता है, हर साल सेम होता है। तो अगले साल भी 2400, इसके अगले साल भी 2400। बताओ एनबीवी कितनी आई? 12,000 में से आप लेस कर लो, 4800 की एनबीवी आ गई। ये बिकने वाले दिन की एनबीवी है, और ये एक्सचेंज में बिका कितने में? 5,000 में। इसकी ट्रेड इन वैल्यू आई है, यानी बिका है ये 200 रुपए का गेन आ गया। ये 200 रुपए का गेन आ गया। 200 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, यानी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। आंसर इज डी, गेन ऑन डिस्पोजल, और यू कैन से प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। देख लो बेटा, अगर कोई मसला है देख लो, अच्छी तरह देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 119, बहुत ही रूटीन सवाल है और ये क्लास में ऐसे सवाल कराए जाते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। साफ लफ्जों में बात करूं, 2 अकाउंट बनाने, एक मशीन कॉस्ट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सिंपल लफ्जों में बात कर रहा हूँ, एक मशीन कॉस्ट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही है। सबसे पहले डेट पढ़ो, एट 30 सितंबर X2। इट्स डेट को पढ़ो और नीचे रिक्वायरमेंट की डेट को देखो बेटा। ऊपर जो पहली लाइन में डेट लिखी हुई है उसका नाम है 30 सितंबर X2, और नीचे रिक्वायरमेंट में जो डेट लिखी है वो X3। तो इसका सादा लफ्जों में मतलब बताऊं, 30 सितंबर X2 का मतलब ओपनिंग और 30 सितंबर X3 का मतलब क्लोजिंग। तो बताओ बेटा, मशीन कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ये देखो 30 सितंबर X2, ये रिकॉर्ड्स बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ लैम्डा। तो बेटा ये इसका कॉस्ट का बैलेंस है और ये किसका बैलेंस है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो चुपचाप बस 2 अकाउंट बनाने, मेरे प्यारे बच्चों, 2 अकाउंट बनाने, दैट्स इट। आपने एक तरफ बनाया, ये देखो यहां लिख दिया मशीन कॉस्ट अकाउंट, ये देखो कॉस्ट अकाउंट बनाया, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना लिख दिया आपने? 860। दूसरी तरफ जनाबे वाला आपने बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसका ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया 397। मशीन कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 860 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 397। सही। अब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर X3, प्लांट, देखो इस साल ये हरकत हुई, प्लांट विद अ रिटन डाउन वैल्यू यानी एनबीवी, रिटन डाउन वैल्यू मींस एनबीवी ऑफ 37,000 वाज सोल्ड फॉर 49। एक प्लांट था जिसकी बिकने वाले दिन एनबीवी 37 थी, सुकून से सुने,
वो बिका 49 में। तो मुझे भी नजर आ रहा है गेन ऑन डिस्पोजल हुआ, लेकिन गेन ऑन डिस्पोजल मांगा नहीं है, तो मैं अभी इस पे इतना जोर नहीं दे रहा। अब कह रहा है द प्लांट, ये प्लांट ओरिजिनली कितने का कॉस्ट था 80, ये खरीदा कितने में था 80 में। बस यहां तक पढ़ना है, देखो यहां से यहां तक पढ़ो। ये देखो ये डिस्पोजल की इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी डिस्पोजल की इन्फॉर्मेशन है। सुनो अब मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखो इधर देखो, यहां से लिखता हूँ। जो प्लांट बिका है ना, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 80,000, ठीक है। और उसके बिकने वाले दिन की एनबीवी थी, उसके बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी थी 37, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब एनबीवी। तो क्या आप बता सकते हो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन क्या होगी? सोचो बेटा, जो प्लांट बिका है, जो प्लांट बिका है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000, जो प्लांट बिका है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000 और उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी थी 37। तो बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी 43। सही है। अब मुझे पता है कि ये बिका है कितने में 49 में, और गेन हुआ होगा, गेन हुआ है कुछ 12,000 का। सही है, वो गेन वगैरह भी निकालना नहीं है, सवाल में मांगा नहीं है। अब रुको, इसको देखते रहो। बेटा जो एसेट बिका है उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जो एसेट बिका है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है, नजर आ रही है? जो एसेट बिका है उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब आप जानते हैं जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, अब डिस्पोजल की अकाउंटिंग सुनो, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसका नामो निशान मिटाते हैं। तो ये रहा कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में से कॉस्ट बाहर निकलती है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उसके आज तक की डेप्रिसिएशन बाहर निकलती है, याद है? हाँ। तो ये रही इसकी कॉस्ट और ये रही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों डिलीट करो, यहाँ से बाहर निकालो। इधर देखो, ये देखें, इधर लिखा मैंने डिस्पोजल, इसकी कॉस्ट कितनी है 80, ये बाहर गई, और यहाँ लिखा डिस्पोजल, इसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यहाँ से बाहर गई, खत्म खत्म। यानी जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है उसके लिए हमने दोनों अकाउंट्स को अपडेट कर दिया, जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है उसके लिए हमने दोनों अकाउंट को अपडेट कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं, ये कर दिया। अब आगे पढ़ें, चले अब क्वेश्चन आगे पढ़ें। प्लांट परचेज, खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट 1,80,000। बेटा नई एडिशन हुई है 1,80,000 की, तो आप नया प्लांट खरीदते हो तो एंट्री बनती है प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मशीन कॉस्ट अकाउंट में देखो ये रहा, यहाँ आप लिखते हो ना एडिशंस, कितनी है बेटा 1,80,000, ये एडिशन हुई। लीजिए जनाब बेटा, अब ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल दें, ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल दें। 860 प्लस 180 माइनस 80 करो, तो ये आ जाएगा 9,60,000, ये आ जाएगा 9,60,000, 9,60,000, ये आ जाएगा आपके पास 9,60,000, देख लो। ठीक है। अब बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कंप्लीट करने के लिए एक आखिरी चीज रह गई है, आप सबको पता है, और वो है ये देखो, ये देखो, ये रह गया है, इधर देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये रह गया है, बस ये रह गया है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब आप लोगों को क्लास में भी सिखाया कि एक्सपेंस कभी भी निकालना हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कभी भी निकालना हो, तो एक चाहिए होता है मेथड और एक पॉलिसी। एक मेथड दूसरा पॉलिसी, एक मेथड दूसरा पॉलिसी। सही है, पढ़ो क्वेश्चन में पढ़ो। It is the Lambda's company policy to charge a full year depreciation in the year of acquisition of an asset and none in the year of sale, yearly basis, yearly basis है, yearly, using a rate of 10% on the straight line basis। बेटा ये सिखाया गया है कि जब कभी भी ईयरली बेसिस हो तो डायरेक्ट मशीन कॉस्ट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को डेप्रिशिएट कर दो। जब कभी भी ईयरली बेसिस हो तो डायरेक्ट मशीन कॉस्ट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को आप डेप्रिशिएट कर दो, क्लोजिंग बैलेंस को डेप्रिशिएट कर दो। तो ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, देखें ये रहा। आपने निकालना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दी, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखें 9,60,000 का 10%, बेटा ये होता है 96,000। ठीक है, ये इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। हाँ, 9,60,000 का 10% होता है 96,000, ये इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये रहा। ठीक है, यहाँ फिट कर दिया। अब बताओ इस अकाउंट का भी क्लोजिंग निकल आएगा, इस अकाउंट का भी क्लोजिंग निकल आएगा। चलो भाई 397 प्लस 96 करो माइनस 43 करो, 397 प्लस
96 माइनस 43, ये आया 4,50,000 बस। ठीक है, ये देख लो भाई, आपके ये अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। मैं अब रिक्वायरमेंट रीड कर लूंगा, पहले इसको आराम से देख लो, सुकून से देख लो। चलो अब सुनो बेटा, क्या मांग रहे हैं, पढ़ो, देखो रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पढ़ना। व्हाट इज दी कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट मींस एनबीवी, नेट बुक वैल्यू, दैट शुड अपीयर इन लैम्डास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट एट ईयर एंड 30 सितंबर x3। बेटा कह रहा है ईयर एंड का एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाओ, यानी ईयर एंड की एसओएफपी में क्या एनबीवी जाएगी? तो एनबीवी क्या होती है, बचपन से पढ़ा है ना आपने, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एनबीवी होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ईयर एंड की चाहिए ना, तो इधर देखो ईयर एंड की ये कॉस्ट उठाओ और ये ईयर एंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठा लो। एक तरफ ईयर एंड की कॉस्ट भी गिवन है और ईयर एंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। चलो ये देखें, आपने एक छोटा सा एसओएफपी का बॉक्स बनाया, एज एट 30 सितंबर x3। बेटा इधर देखें, कॉस्ट कितनी है, 9,60,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 960 माइनस 450, मेरे ख्याल से 510 होगा, देख लेते हैं। यस, ये आ गया आपका साइन भी। ठीक है जी, ये लीजिए, क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन हो चुका है, देख लें, क्वेश्चन हो चुका है, टेक योर टाइम। ठीक है जी, अब एक और सवाल, आसान है। देखो पहले एक बात सुनो बेटा, जब तक अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हुआ और परसेंटेज दी हुई हो, पहले मेरी तरफ देखें, सामने देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हो और परसेंटेज दी हुई हो, तो उसका मतलब परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता है, ये पक्की बात है। स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन हो और परसेंटेज गिवन हो तो वो परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता है। लेकिन अगर कभी एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए ना, तो आप सबने पढ़ा है बेटा कि रिवैल्यू होने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू, जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो डेप्रिशिएट होता है, तो फिर परसेंटेज मार्केट वैल्यू पे अप्लाई करना, फिर परसेंटेज मार्केट वैल्यू पे अप्लाई करना, फिर कॉस्ट पे नहीं करना, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए। लेकिन जब तक आज तक रिवैल्यू हुआ ही नहीं है एसेट और स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा है, इसका मतलब परसेंटेज ऑन कॉस्ट है। ठीक है, पक्का? तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब वैसे तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, लेकिन अगर एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए तो उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू पे फिर परसेंटेज लगाना। सही है बेटा? अब ये क्या केस है, एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा है, ये आपको क्लास में कराया गया है। एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा है, तो आधे साल की इसकी डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में निकलेगी और आधे साल न्यू स्टाइल में, आधा साल ओरिजिनल अमाउंट पे निकलेगी और आधा साल रिवैल्यूड अमाउंट पे। सही है, आइए देखते हैं। पहले मैं आपके सामने अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ करता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, दिस इज द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है,
ईयर के स्टार्टिंग में देखो कह रहा है बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, 3,80,000, ये रही कॉस्ट। और बिल्डिंग की ईयर के स्टार्टिंग में कैरिंग अमाउंट क्या है, एनबीवी, वो है 260। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है आज तक की डेप्रिसिएशन, वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकाल के दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इस सवाल में जरूरत नहीं है इसकी। 380 की कॉस्ट है, एनबीवी 260 है, 380 की कॉस्ट है और एनबीवी 260 है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 120 होगी। ठीक है, देखो रुक जाओ, ये ईयर के स्टार्टिंग का डाटा गिवन है। अब कह रहा है ऑन 1 जुलाई X8 द एसेट वाज वैल्यूड एट 4.5 लाख। बेटा ईयर के मिड में ये रिवैल्यू हुआ, ये देखो 1 जुलाई X8 को ये रिवैल्यू हुआ। अच्छा, रिवैल्यू करके दिखाना नहीं है उस, देखो एक बात सुनो, एमसीक्यू में एक्स्ट्रा काम नहीं करना वरना पैसे जाया होंगे, टाइम वेस्ट होगा। रिवैल्यू करके दिखाना नहीं है, बस इसने बोला है कि ईयर के मिड में ये रिवैल्यू होके कितने पे आ जाएगा, 4.5 लाख, ये इसकी ये मार्केट वैल्यू हो जाएगी। ये मार्केट एमबी का मतलब मार्केट वैल्यू, सही है। ओके, तो अब जो जरा सोचो, पहला आधा साल जो है ना, देखो पूरा साल आपके सामने है, फर्स्ट हाफ ईयर ये ओल्ड स्टाइल में डेप्रिशिएट होगा और रिमेनिंग हाफ ईयर ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। सही है, अब आंखें खोल के पढ़ो, आंखें खोलो। कह रहा है Watson accounting policies to depreciate building at 3% on straight line basis। सही है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। बेटा जब पहले 6 महीने में कोई रिवैल्यूशन नहीं हुई थी, प्लीज दिमाग से सोचें, फर्स्ट 6 मंथ्स में जब कोई रिवैल्यूशन नहीं हुई थी तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन कॉस्ट। लेकिन आखिरी 6 महीने जब रिवैल्यूशन हो गई तो अब वही परसेंटेज मार्केट वैल्यू पे निकलेगी। सही है, ओके, फिर सोच लो, सुकून से सुनो। पहले 6 महीने जब कोई रिवैल्यूशन नहीं हुई थी तो पहले 6 महीने स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे लगेगी, पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालते वक्त कॉस्ट यूज होगी। और आखिरी 6 महीने में बेटा रिवैल्यूशन हो चुकी है ना, तो अब मार्केट वैल्यू पे परसेंटेज लगेगी, मार्केट वैल्यू पे परसेंटेज लगेगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। यहाँ देखें, यहाँ देखें, मैंने अब देखो किस तरह मैं निकाल रहा हूँ, देखें मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट, चुपचाप चलते हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन, इधर देखें कॉस्ट ईयर, यहाँ देखो कॉस्ट पे निकालनी है, स्ट्रेट लाइन है, 3,80,000 इंटू 3% पर एनम है, और पहले 6 महीने का निकालना है तो इंटू 6/12, ये पहले 6 महीने की आ जाएगी, फिर लास्ट 6 मंथ्स की निकाल के देता हूँ। इधर देखो लास्ट 6 मंथ में मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है, रिवैल्यू हो गया है तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 4.5 लाख। अगेन रेट वही 3% है, और बेटा 3% मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे साल की आ जाएगी ना, जबकि मुझे तो सिर्फ 6 महीने की चाहिए, तो इंटू 6/12 यहाँ भी होगा। बस इन दोनों का आंसर करो, टोटल निकाल लो, खत्म, आंसर आ गया, दैट्स इट, हो गया। मैं निकालता हूँ, वेट। 5700 ये है, ठीक है, फिर ये अब अगला निकालो, 6750, सही है, दोनों को ऐड कर लो। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया फॉर द ईयर 12450, 121 का आंसर है, 12450। बेटा आराम से देखें, आप सुकून से देख लें, कोई हमें रिवैल्यूशन की एंट्री नहीं बनानी थी, ये भी नहीं बताना था कि कितने से रिवैल्यू हुआ, क्या रिजर्व क्रिएट हुआ, कुछ भी नहीं मांगा, तो मैं क्यों करूं। इसने सिर्फ बोला डेप्रिसिएशन चार्ज बता दो, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
चलो नेक्स्ट, अब क्या है 122। अ कार वॉज परचेज बाय अ न्यूज एजेंट बिजनेस फॉर मे 2000 इन मे 2000, ये डेट ऊपर जरा सी कट गई है, मैं ऊपर सही कर रहा हूँ बेटा, मे 2000 यहाँ ली है इन्होंने, मे 2000 सही है। अब देखो बेटा, वही वाली चीज आ गई क्राइटेरिया, अगर आपको याद हो तो, कि क्या क्या चीजें कॉस्ट ऑफ दी ओरिजिनल कॉस्ट तो कार की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, लेकिन एक चीज है रोड टैक्स। आपको अगर पता हो, मैंने ये प्रॉपर पढ़ाया था, सामने देखें, कि जो रूटीन रिकरिंग चीजें होती हैं जो हर साल देनी होती है, तो रोड टैक्स आपको हर साल देना होता है। तो ये रिकरिंग आइटम है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये ऐड नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये ऐड नहीं होगा 150। तो बस ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, कार की ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 और 2001 में लिया, 2001 वाले साल में लिए, सही है। अब द बिजनेस अडॉप्टेड अ डेट एट ऑफ 31 दिसंबर, बेटा इनका अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को एंड होता है, सही। अब द कार वॉज ट्रेडेड इन, यानी बेच के, पुरानी बेच के नहीं ली, पुरानी बेच के नहीं ली, ट्रेडेड इन का मतलब एक्सचेंज। तो बेटा ट्रेडेड इन का मतलब पुरानी तो बिक गई ना, तो हमें सिर्फ पुरानी कार से सरोकार है, पुरानी कार बिक गई है, सही है। द कार वॉज ट्रेडेड इन फॉर रिप्लेसमेंट व्हीकल इन अगस्त 2005, बेटा 2005 में बिकी है, सही है। तो 2001 में खरीदी और 2005 में बिकी, तो दिमाग से सोचो, मेरी तरफ कंसंट्रेशन इधर। 2001 इज द ईयर ऑफ परचेज, जबकि 2005 इज द ईयर ऑफ डिस्पोजल। 2001 इज द ईयर ऑफ परचेज, जबकि 2005 इज द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ओके, नाउ कितने की बिकी है? 5,000 की। अब जरा आपने पॉलिसी पढ़नी है, वो जरा गौर से देखना। इट वॉज डेप्रिशिएटेड at 25% per annum using reducing balance method, charging a full year depreciation in the year of purchase and none in the year of sale. बेटा that means yearly basis। अब मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ, 2001 में खरीदी है, किसी भी दिन खरीदी है, फुल इन द ईयर है ना, तो 2001 में फुल करेंगे, देखो गिनो यहाँ मेरे वीडियो में, देखो 2001 में फुल करेंगे, 2002 में भी करेंगे, 3 में भी करेंगे, 4 में भी करेंगे, लेकिन 2005 में नहीं करेंगे, क्योंकि 2005 इज द ईयर ऑफ सेल, तो 2005 में नहीं करेंगे, तो 2001 में करेंगे, 2001, 2002, 2003, 2004, बस इन 4 सालों में करेंगे, 5वें साल में नहीं करेंगे। ओके, सही। तो बस सिंपल सवाल है, आ जाओ डेप्रिसिएशन निकाल के इसका गेन और लॉस निकालना है। चलो, ओरिजिनल कॉस्ट थी ये देखो 10,000 थी, सब देखें यहाँ। डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड दिसंबर x1, कितना रेट है? 25%, और रिड्यूसिंग यहाँ, तो 2500 यहाँ आया, यहाँ बचा 7.5। फिर ईयर एंडेड दिसंबर x2, 7,500 का 25%, 1875, 5625। फिर इसका अगेन 25%, 1406.25। ओके, ये आ गया ईयर एंडेड दिसंबर x3, 4218। फिर इसका आखिरी बार ले लो 0.25, 1055। राउंड ऑफ करके लिखूं तो ये हो जाएगा 3614। ये आ गई बेटा एनबीवी एट डिस्पोजल, क्योंकि आखिरी साल डेप्रिसिएशन नहीं करनी है, 2005 में नहीं करनी। देखो जिस दिन खरीदी उस दिन से लेके 4 साल तक आपने इसको डेप्रिशिएट कर दिया, देख लो, जिस दिन खरीदा उस दिन से लेके 4 साल तक इसको आपने डेप्रिशिएट कर दिया, सही है। अब बेचा कब है? कितने में बेचा है? 5,000 में बेचा है, 5,000 में बेचा है, देखो ये रहा 5,000 में बेचा है। तो बस अब आप इसने यहाँ एनबीवी से कंपेयर करो, ट्रेड इन वैल्यू, वन 386।
ये आ गया गेन या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट इन डिस्पोजल 1386। अच्छा, इसका इन्होंने ये आंसर नहीं दिया हुआ, लेट मी चेक, इसके कुछ सॉल्यूशन में गड़बड़ थी। एक मिनट एक मिनट, my profit, let me recall, 3614 minus 5000 1386। हाँ हाँ, इसके सोल्यूशन में गलती है। ये आप लोग जब सोल्यूशन इसकी जाके किट में देख लेना, उसने किट में गलती की हुई है। ये आंसर 1386 है, ये ट्रांसपोजिशन एरर है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है 1386 ही आ रहा है, 1386 ही आ रहा है, उसने इसको 1836 लिख दिया, ये ट्रांसपोजिशन एरर है। देख लेना किट में भी, पीछे आपको सोल्यूशन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 42 मैं एक मिनट चेक कर लूँ, 4219 माइनस 1055। हाँ सॉरी बेटा, ये मैंने तेज स्पीड से करने, एक मिनट, ये एक मिनट, ये कैलकुलेशन में बहुत स्पीड से करा ना, 4219 माइनस 1055 करोगे तो ये आ जाएगा 3164। सही है, आ जाएगा उसका आंसर फिर। ठीक है, सही है, आ गया। हमने इसमें गलती ये कर दी थी कि जब मैंने इस स्टेप में से ये लेस करा था ना, तो स्पीड से कैलकुलेशन करने की वजह से ये नंबर मैंने गलत टाइप कर दिया था। ठीक है, तो आंसर उसका आ गया 1836 आ गया। सही है, देख लो अच्छी तरह, आराम से देख लो। हमने दिसंबर X4 की डेप्रिसिएशन लेस करते वक्त मैंने कैलकुलेशन की गलती कर दी थी, स्पीड से चला रहा था ना, देख लो आप। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, the reducing balance method of depreciating non-current is more appropriate than straight line method when, बेटा सीधी सी बात है, इतनी सी एक मिनट में समझाता हूँ। आप लोगों को बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड तब यूज होता है जब एक एसेट इक्वल यूज हो रहा हो हर साल, या इक्वल वेयर एंड टेयर हो रहा हो, या जिसकी वैल्यू इक्वली गिर रही हो। लेकिन वो एसेट जिनकी शुरू के सालों में वैल्यू ज्यादा गिर रही हो और आखिरी के सालों में कम गिर रही हो, वहां रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन देयर इज नो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे इसका कोई, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसिड इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड। नहीं बेटा, लाइफ तो होती ही एस्टिमेटेड, एक अंदाजा ही होता है, लाइफ तो होता ही अंदाजा है भाई। द एसिड, क्योंकि अगर लाइफ एस्टिमेटेड नहीं भी होगी तो भी रेट से चला लोगे आप काम। द एसिड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिप्लेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा भी नहीं है। द एसिड डिक्रीजेस इन वैल्यू लेस इन लेटर ईयर्स, हाँ, देन इन अर्लियर ईयर्स। बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आने वाले सालों में वैल्यू कम गिरती है और शुरू के सालों में ज्यादा गिरती है, यानी शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, आने वाले सालों में कम होता है। ये आंसर है डी। डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। चलो अब 124,
SSG bought a machine for 40,000 in January X1. The machine इस साल January X1 में लिए, ठीक है बेटा. The machine had an expected useful life of 6 years. Residual value is 10,000 expected. The machine was depreciated on the straight line basis. Simple. बेटा straight line basis का formula होता है cost less residual value divided by life. Cost less residual value divided by life. तो cost कितनी है? 40,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 10,000 डिवाइड बाय लाइफ कर देना 6 साल, तो आंसर आ जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन आ जाएगा. सही है. अब एट द एंड ऑफ 2004 बेटा पूरे 4 साल देखो, जनवरी X1 से दिसंबर X1 1 साल, दिसंबर X2, दिसंबर X3, दिसंबर X4, पूरे 4 साल यूज किए. आंखें खोल के देख लो, 4 साल यूज किए. एट द एंड ऑफ दिसंबर X4 द मशीन वाज सोल्ड फॉर 15,000. SSG चार्जेस प्रो रेटा डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता बेटा. बिल्कुल जनवरी X1 साल के पहले दिन ली और आखिरी वाले साल के आखिरी दिन बेच दी, तो पूरे पूरे साल यूज किया ना यार. 1 मिनट यहाँ देखो, इधर देखो, ये देखें 1 2 3 और 4, हमारा अकाउंटिंग पीरियड ये रहा देखो, 1 जनवरी ये 31 दिसंबर X2, 31 दिसंबर X3, ये देख लो, और ये आ रहा है 31 दिसंबर X4. हाँ, अब बेटा यहाँ पहले दिन ली, इस साल के पहले दिन हमने बाय की और इस वाले साल के आखिरी दिन बेच दी, तो भाई पूरे पूरे 12 महीने ना, जनवरी से दिसंबर ये फुल यूज किया, यहाँ भी फुल यूज किया, यहाँ भी फुल और यहाँ भी फुल, तो 4 साल जब फुल यूज हुआ तो 4 साल की फुल डेप्रिसिएशन तो हम बुक करेंगे भाई. जितना टाइम यूज किया उसमें 4 साल तो फुल डेप्रिसिएशन बुक करेंगे. ठीक है, देख लो 1 मिनट मैं करता हूँ फिर. चलो इधर देखो, सामने देखो बेटा, सिंपल एक बार पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल लो. ये तरीका होता है देखो पर ईयर डेप्रिसिएशन का. कॉस्ट कितनी थी? मेरे ख्याल से 40,000 थी, माइनस रेसिडुअल वैल्यू इज 10,000 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी थी इसकी? 6 साल थी. हाँ, 5,000 पर एनम आया. हाँ बेटा, आपने कितने साल यूज किए? 1 2 3 4 साल यूज की, तो बताओ 1 साल की 5,000 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये रही 20,000. पढ़ो रिक्वायरमेंट. व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड? पास्ट टेंस लिखा हुआ है, चार्ज्ड का मतलब पूरे जितना टाइम यूज किया टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द लाइफ ऑफ मशीन. जो लाइफ आपने यूज की उसी पे चार्ज करोगे ना, तो बस आंसर है 20,000, क्योंकि 1 साल की 5,000 है, 1 साल की डेप्रिसिएशन 5,000 है, आपने 4 साल यूज की, तो आप 4 सालों में 20,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी. कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह नहीं निकालना था, कोई गेन और लॉस वगैरह नहीं निकालना था, तो फजूल काम मैंने नहीं किया है. गेन और लॉस वगैरह नहीं निकालना था, तो फजूल काम मैंने नहीं किया है. ये लो, देख लो आराम से, आराम से देख लो. Now, next. Lisa bought a guillotine of her framing business for 20,000. बेटा ये कॉस्ट है. On 1st July X7. कब लिया इन्होंने? 1st July X7 को लिया, 1st July X7 को लिया इन्होंने. सही है, ओके. She expected the guillotine to have a useful life of 10 years. बेटा जब इनिशियली बाय किया था तो लाइफ थी 10 साल. अच्छा, लाइफ रिवाइज भी होती है, आपने पढ़ा हुआ है चेंजेस इन यूजफुल लाइफ का टॉपिक. एंड अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 500. ठीक है, 1 साल बाद, यानी 1 जुलाई X7 के 1 साल बाद, ऑन 1 जुलाई X8, 1 साल बाद, Lisa revises these estimates and believes that the guillotine to have a remaining life of 5 साल. देखा, remaining life इसकी हो गई और residual value अब nil हो गई. What is the depreciation charge for the year ended 30 June X9?
रुको और सवाल पहले पढ़ लो, सवाल पढ़ लो, सवाल एक बार पहले पढ़ लो, अच्छी तरह पढ़ो। चले मैं स्केच बना के आपको समझाता हूँ। इधर देखें, इधर देखें बेटा, ये पहला अकाउंटिंग पीरियड है 1 जुलाई X7, ये देखें बेटा, से लेके 1 जुलाई X8, ये पहला है, और फिर दूसरा साल एंड हो जाएगा यहाँ 30 जून X9 को। ठीक है, 2 साल है। इधर आपने सबसे पहले एसेट खरीदा था, कितने का लिया था? एसेट लिया था तुमने 20,000 का। तुम ये अकाउंटिंग पीरियड देख लो, 1 जुलाई X7 को आपने एसेट 20,000 का लिया था। इनिशियल एस्टिमेटेड आपका था कि लाइफ होगी 10 साल और रेजिडुअल वैल्यू होगी 500। इधर देखो, पहले आप पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालें यहाँ पहली बार। देखो पहले साल कैसे निकलेगी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 500 डिवाइड बाय लाइफ है 10 साल। ये देख लें, तो 20,000 माइनस 500, 1950 डिवाइड बाय 10, 19,500 डिवाइड बाय 10, 1950। सही है। तो देखो बेटा, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आई होगी 1950, पहले साल की डेप्रिसिएशन आई होगी 1950। रुक जाओ आप, एक साल का आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो पहले साल के एंड पर आपकी यहाँ एनबीवी कितनी आ जाएगी? ये देखो एनबीवी कितनी आ गई, कॉस्ट 20,000 है, देखो कॉस्ट है 20,000 माइनस 1950, कॉस्ट है 20,000 माइनस 1950 करो, मेरे ख्याल से ये आएगी 18050, जहां तक मेरा ख्याल है ये आएगी 18050। ये आपके पास एनबीवी आ जाएगी 18050। सही है। अब बेटा मेरी तरफ देखो, सुनो, याद करो, तुमने पढ़ा हुआ है। देखें, एक बार एसेट की लाइफ रिवाइज हो जाए या स्क्रैप वैल्यू रिवाइज हो जाए या उस पर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया जाए, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आज के बाद से उसकी डेप्रिसिएशन भी चेंज होती है। ठीक है। और आज के बाद फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। जब से लाइफ रिवाइज होगी तो आज के बाद क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? देखो इधर देखो, आज के बाद फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ये देखो, पर ईयर डेप्रिसिएशन आज के बाद के लिए, देख लो, इज इक्वल टू एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। याद है, रिमेनिंग लाइफ, ये फॉर्मूला होता है रिमेनिंग लाइफ। इधर देखो बेटा, आज एनबीवी कितनी हो गई है? 18050 रह गई है, 18050 की एनबीवी, और स्क्रैप वैल्यू अब 0 हो गई है। देख लो इधर देखो, अब कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, 0 हो गई है। और अब रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है? 5 साल। चलो भाई, 5 साल बची है, सब देखें यहाँ। तो अब बताओ नई डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? नई वाली डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बताओ? 18050, 18050 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 करो। सही है। ये आ गई इस साल की डेप्रिसिएशन। ये देखो, इस साल की डेप्रिसिएशन आई है 3610। इस साल की डेप्रिसिएशन यानी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून X9, अगले साल की आई यहाँ, ये अगले साल की आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई है, यानी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून X9, और यही मांगा हुआ है। देखो फॉर द ईयर, रिक्वायरमेंट पढ़ो, देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून X9? आंसर इज 3610। पिछले साल की नहीं मांगी, लाइफ रिवाइज होने के बाद की डेप्रिसिएशन मांगी। सही है। तो अब डेप्रिसिएशन हो जाएगी 3610। अब
कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्डिंग फ्रॉम द चॉइस अवेलेबल। सुने, व्हेन अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, बेटा जिस तरह IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल है उसी तरह के इनटेंजिबल एसेट के भी रिवैल्यूएशन मॉडल के रूल्स हैं कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन जो होती है ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन वो अल्टीमेटली आपकी जा रही होती है, वो अल्टीमेटली जा रही होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का एक और नाम, रिवैल्यूएशन रिजर्व का एक और नाम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होता है। ओके राइट। तो व्हेन अकाउंटिंग फॉर यूजिंग मूवमेंट्स इन द कैरिंग अमाउंट, मूवमेंट इन द कैरिंग अमाउंट, ये इसका आंसर है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व को वो कई बार अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी भी कहता है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी भी इसको कह रहा होता है। ओके राइट। हाँ जी, हाँ जी, चलो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको करने के बाद ये रिवैल्यूएशन का सवाल है, फिर हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। अब ये देख लें अच्छी तरह, इसको समझें आप। थोड़ी सी इसमें एनर्जी लगानी होगी, थोड़ी सी स्लाइट एनर्जी प्लीज। बेटा आपको ये बात पता है कि एक बार एक एसिड रिवैल्यू हो जाए ना, सुनो इधर, आप इस सवाल में एनर्जी की जरूरत है, पहले बोल रहा हूँ एनर्जी वाकई जरूरत है। एक बार एक एसिड रिवैल्यू हो जाए तो आज के बाद फिर वो अपडेटेड अमाउंट पे डेप्रिशिएट होता है डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। मेरा डायलॉग फिर सुने, एक बार कोई डेप्रिशिएटिंग एसिड रिवैल्यू हो जाए तो आज के बाद वो अपना अपडेटेड अमाउंट यानी मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट होता है। मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट होता है। ओके राइट। अब सुने बेटा, यहाँ लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पी कंपनी इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर, ये ईयर को याद रखना। प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,02,102,000 और उसकी आज, ये देखो ये अंग्रेजी पढ़ो, आज तक की डेप्रिसिएशन इसकी कितनी थी 20,400। ये थी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 102,000 और उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन थी 20,400, यानी आज उसकी एनबीवी, ये देखो एनबीवी, ये एनबीवी है बेटा, देखें आज उसकी एनबीवी रिवैल्यूएशन वाले दिन एनबीवी थी 81,600, रिवैल्यूएशन वाले दिन इसकी एनबीवी थी 81,600। ठीक है, अब बताओ आज ये रिवैल्यू कितने का हो गई। ऑन 1 नवंबर X1 पी कंपनी रिवैल्यूड द प्रॉपर्टी टू 150। खत्म। मैं इसको और बच्चों की तरह लिख भी देता हूँ, देखो सुनो, ये देखिए आज फर्स्ट, बल्कि मैं आपके सामने पूरा अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ करता हूँ ना, चलो आज इसकी एनबीवी कितनी थी, देखो एनबीवी देखो 81,600 और आज ये रिवैल्यूड टू यानी मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 1.5 लाख। सुनो भाई यहाँ देखें बेटा, एसेट ऑलरेडी, तवज्जो, 1 नवंबर X1 साल का बिगनिंग है और इसका एंड होगा 31। ये देखो रिक्वायरमेंट में पढ़ो, ये देखो रिक्वायरमेंट में पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, 31 अक्टूबर X2 इज द ईयर एंड। ठीक है, इधर देखिए बेटा आपके पास, तवज्जो, 1 नवंबर X1 है, 1 नवंबर X1 को एसेट की एनबीवी थी 81,600। देखो ऊपर कॉस्ट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, ऊपर कॉस्ट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो एनबीवी गिवन होगी 81,600 की। हाँ, और अब इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1.5 लाख, तो 81,600 से एकदम 1.5 लाख पे आ गया, 81,600 से एकदम 1.5 लाख पे आ गया, तो अपवर्ड रिवैल्यू हुआ प्यारे बच्चों, अपवर्ड रिवैल्यू हुआ, कितने से हुआ देखो डिफरेंस लो, ये 81,600 माइनस 150,000 68,400। देखो भाई ये हो गया रिवैल्यूड बाय 68,400। अब आंखें और कान खोल के सुनो, यहाँ देखें, इधर देखें, पहले मुझे रीड करने दो, मैं डेप्रिसिएशन का मामला बाद में हल करूंगा, पहले रिजर्व कर रहा हूँ। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इधर देखें,
P company's policy is to chart depreciation on a straight line basis over 50 years. ये ओरिजिनल लाइफ गिवन है, ये एसेट की ओरिजिनल लाइफ गिवन है, ओरिजिनल लाइफ, ओरिजिनल टोटल लाइफ, सही है। ऑन रिवैल्यूएशन देयर वाज नो चेंज टू द ओवरऑल यूजफुल लाइफ, ठीक है। इट हैज आल्सो चोजन नॉट टू ये देखो नॉट टू मेक एनुअल ट्रांसफर ऑफ द एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन बिटवीन द रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। बेटा याद करो याद करो याद करो याद करो, मैं याद दिलाता हूँ, मैंने तुम लोगों को इस तरह पढ़ाया था, सिर्फ मेरी तरफ देखो। जब कोई एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है, जब कोई एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो उसके एसेट की वैल्यू बढ़ती है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसके आने वाले कल का डेप्रिसिएशन भी बढ़ता है। जब कोई एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसके आने वाले कल का डेप्रिसिएशन भी बढ़ता है। तो आने वाले कल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ता है तो आने वाले कल का प्रॉफिट गिर जाता है। तो प्रॉफिट आने वाले कर का गिरता है तो रिटेन अर्निंग भी गिर जाती है। हाँ याद है, आने वाले कर का प्रॉफिट गिरेगा तो रिटेन अर्निंग भी गिरेगी, पक्का। तो इसका मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से फ्यूचर की रिटेन अर्निंग गिरती है ना। तो हमने क्लास में एक चीज पढ़ी थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री पढ़ी थी, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए बनती थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये एक एंट्री पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो एक एंट्री हमने पढ़ी थी। तो ये एंट्री सिर्फ तब बनाते हैं जब इसकी पॉलिसी लिखी हुई हो, ये एंट्री सिर्फ तब बनाते हैं जब पॉलिसी लिखी हुई। इस बार लिखा हुआ है देखो, इट हैज चोजन नॉट टू, यानी उस एंट्री को बनाने की कोई जरूरत नहीं, इस सवाल में वो एंट्री नहीं बनेगी। वो रिवैल्यूएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसल करने वाली एंट्री नहीं बनेगी, इस सवाल में नहीं बनेगी, इस सवाल में नहीं बनेगी वो, ठीक है। तो जब वो एंट्री नहीं बनेगी तो जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व ईयर के स्टार्टिंग में रिकॉर्ड क्रिएट किया है, देखो कितने से क्रिएट हुआ होगा, 68,400, वही ईयर के एंड पे भी नजर आ रहा होगा, वही ईयर के एंड पे भी नजर आ रहा होगा। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व ईयर के स्टार्टिंग पे होगा वही ईयर के एंड पे होगा, क्योंकि कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसफर या रियलाइज नहीं होगा, तो वही ईयर के एंड पे भी होगा, वही ईयर के एंड पर भी होगा, वही ईयर के एंड पर भी होगा। तो एक मिनट, क्या मांग रहा है, व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस, कह रहा है ईयर एंड पे कितना होगा, 68,400 ही होगा। तो बेटा ए या सी में से एक आंसर है, ए या सी में से कोई एक आंसर होगा, ए या सी में से एक आंसर होगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व निकाला है, अभी मैंने सिर्फ ईयर एंड का रिवैल्यूएशन रिजर्व निकाला है, क्योंकि जो ईयर के स्टार्टिंग का रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा वही ईयर के एंड का भी होगा, जो ईयर के स्टार्टिंग का होगा वही ईयर के एंड का होगा। क्यों? क्योंकि इस बार इनकी पॉलिसी ये है कि ये लोग एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए रियलाइज नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते, वो जो एंट्री नहीं बनती थी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, वो ये लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, पक्का। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व तो मैंने बता दिया। अब इन सबसे मजेदार काम रहता है, मैं रुक रहा हूं, पहले रुको, आप लोग भी टेक योर टाइम, पहले आप लोग देख लो सवाल को, ठंडे हो। चलो, अब बेटा एक बार एसेट रिवैल्यू होता है तो आज के बाद अपडेटेड अमाउंट पे डेप्रिशिएट होता है, ये तो पता है ना। एक बार एसेट रिवैल्यू हो गया तो आज के बाद मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट होता है, ये देखो। तो ये रिवैल्यू होके कितने पे आ गया है, 150 पे, देखो देखो, वो रिवैल्यू होके 150 पे आ गया है। तो आज के बाद अगर आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा, देखो मैं फॉर्मूला पूरा लिखता हूँ, मार्केट वैल्यू जो है इसकी वो माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग, ये नहीं भूलना भाई, रिमेनिंग लाइफ, याद है। तो बताओ आप, इस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, ये रही 150 पे आ गया है ना, एसेट 150 पे आ गया है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो वो जीरो लेना। और अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना इस सवाल में वो है रिमेनिंग लाइफ, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रिमेनिंग लाइफ है, जो इस सवाल का असल चैलेंज है वो है रिमेनिंग लाइफ, ओके। वो ढूंढना कमाल है भाई, रिमेनिंग लाइफ ढूंढना कमाल है। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ मैंने आपको क्लास में भी निकालना सिखाई थी। रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालती है, कैसे निकलती है, रिमेनिंग लाइफ निकलती है अगर टोटल लाइफ में से, टोटल लाइफ में से जो गुजरी हुई जिंदगी लेस कर दें तो रिमेनिंग आ जाएगी। टोटल लाइफ में से लाइफ स्पेंड, जो लाइफ गुजर गई वो लेस कर दो तो रिमेनिंग आ जाएगी। हाँ, और इसने साफ साफ लिखा है सवाल में, लाइफ चेंज नहीं हुई है, लाइफ चेंज नहीं हुई है, तो बस सीधी सी काम करना है, टोटल लाइफ में से लाइफ स्पेंड निकाल देनी है। हाँ, देखते रहो देखते रहो, चुप हूं मैं, चुप हूं। रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए टोटल लाइफ में से लाइफ स्पेंड लेस कर देना।
चलो बेटा, अब इधर देखो टोटल ओरिजिनल लाइफ क्या गिवन थी, अब क्वेश्चन पढ़ो देखो। पी अकाउंटिंग पॉलिसी ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, सही है। तो ये देखे मैंने यहाँ लिखा टोटल लाइफ थी 50 साल लेस लाइफ पास, जो लाइफ गुजर गई वो लेस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगी बस। अब वो लाइफ पास निकालना ही कमाल है, थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए। इधर देखो यहाँ देखो, इसी क्वेश्चन को ही देखो, क्वेश्चन को ही देखो बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,02,000, ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,02,000 और ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल। ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,02,000 और ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब खरीदते हैं, अभी रिवैल्यू नहीं हुआ, समझ लो रिवैल्यू नहीं हुआ, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब खरीदते हैं तो कॉस्ट को ही लाइफ से डिवाइड करते हैं ना। तो ओरिजिनली एक साल का ओरिजिनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा बताओ। ये देखो, इधर देखो, कॉस्ट होगी 1,02,000 और लाइफ होगी ओरिजिनल 50 साल। देखो इधर देखो, ओरिजिनल कॉस्ट होगी 1,02,000 और ओरिजिनल लाइफ होगी 50 साल। तो 102,000 डिवाइडेड बाय 50 साल, तो ओरिजिनली एक साल की डेप्रिसिएशन होगी 2040, ओरिजिनली होगी 2040 पर एनम। ओरिजिनली एक साल की डेप्रिसिएशन जो पहले जमाने से चली हुई आ रही होगी वो 2040 पर एनम होगी। दिमाग से सोचो, 2040 पर एनम होगी। और बताओ आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी इसकी, 20,400। भाई एक साल की है 2040, ओरिजिनल पर ईयर है 2040, और आज तक की पिछली जिंदगी की डेप्रिसिएशन है 20,400, तो 10 साल हो गए होंगे ना यार। इस 2040 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2040 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली 20,400 नहीं आ जाएगा। तो यही तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी हुई है। तो इसका मतलब इस एसेट की पुरानी जिंदगी में 10 साल गुजर चुके हैं। ये एसेट 10 साल पुराना है। नहीं समझे, टेक्निकल है ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यानी इस सवाल में हल्का सा पार्ट 2 लेवल का टच है, पार्ट 2 लेवल पे ऐसा सवाल आता है। मैं रुक रहा हूँ, आप देखते रहें। भाई ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,02,000, ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, डिवाइड करा तो ओरिजिनल पुराने जमाने की रिवैल्यूएशन से पहले के दौर की, डेप्रिसिएशन आ गई 2040, एक साल की आई। 2040 एक साल की है तो ऑटोमेटिकली 10 साल की 20,400 होगी ना। एक साल की 2040 तो 10 साल की 20,400 होगी, और वही लिखी हुई है। हाँ, तो इसका मतलब 10 साल गुजर चुके हैं, इसकी पुरानी जिंदगी के 10 साल गुजर चुके हैं। हाँ, अब टोटल लाइफ थी 50 साल और जो लाइफ गुजर चुकी है वो 10 साल है, तो रिमेनिंग लाइफ होगी 40 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ होगी 40 इयर्स। यही सबसे टेक्निकल काम था इस सवाल का। इस सवाल का सबसे टेक्निकल काम यही था, रिमेनिंग लाइफ 40 इयर्स है। हाँ जी, हाँ जी, अब बताओ। मैं फिर खामोश हूँ, एक आध मिनट और रुकता हूँ, आप रिलैक्स होके देख लें। चलो मैंने यहाँ रिमेनिंग लाइफ फिट कर रहा हूँ 40 इयर्स। ये देखो बेटा, अब इसका आंसर आ जाएगा, खत्म, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3750 पर एनम। ये इसकी नई डेप्रिसिएशन है इस साल की। रिवैल्यूएशन के बाद ये इसकी डेप्रिसिएशन आई है 3750, देख लो 3750। तो आंसर विल बी ए। ये आंसर है ए आंसर है। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बता दिया और इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बता दिया। सही। वैसे बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है, इतना मैंने काफ़ी बच्चों से पिछले कई सालों से फीडबैक ले रहा हूँ। इतना मुश्किल सवाल वो देता नहीं है कि उसमें लाइफ इस तरह बुरी तरह छुपा दे, लेकिन स्टिल आपको आना भी चाहिए, कोई ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ सवाल डेफिनेटली जो पेपर आता है वो मिक्स एंड मैच आता है, कुछ की लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा होती है तो कुछ की कम भी होती है। कुछ सवाल अगर 4-5 मिनट ले जाते हैं तो कुछ 1 मिनट वाले भी होते हैं। तो देखो एवरेज में बंदा क्लियर करता है पेपर। सही है, याद रखना इस बात को। देख लें इसको बेटा, इसका आंसर ए है। चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।